नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेशन का इंतजार कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं 18 नवंबर 2025 के जो करंट अफेयर हैं उसके बारे में। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे उन खबरों को। पहले जानते हैं हम जो उपराष्ट्रपति हमारे सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उन्होंने विशाखापट्टनम में 30वें सीआईआई साझेदार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगली खबर जो हमारी होगी आज की वह है थोक मुद्रास्फीति और गिरकर नकारात्मक क्षेत्र में पहुंची है। क्या है इसका कारण, सब कुछ जानेंगे। अगली जो खबर है वह है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जिसमें भारत की इस बार रैंकिंग 85वें स्थान पर है और सिंगापुर पुनः सूची में शीर्ष पर विराजमान रहा है। अगली खबर होगी आज की हमारी वह है जनजातीय गौरव दिवस, जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं। भारत की जनजातीय विरासत का सम्मान है। दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में हुआ, इसमें एनडीए की भारी जीत दर्ज की गई और भाजपा सबसे भारी पार्टी के रूप में उभर करके आई। ओडिशा के दो समुद्र तटों को मिली अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन 2025 का 25-26 का प्रमाण। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइल करने वाला देश उभर करके सामने आया है। तो भाई साहब, होना ही है जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से। पहली खबर आपके समक्ष है, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी विशाखापट्टनम में जाते हैं और 30वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। यहाँ जिसका सीआईआई का जो फुल फॉर्म है वह है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इनकी पार्टनरशिप समिट जो है 30वें नंबर की इसका आयोजन किया गया 14 नवंबर 2025 को विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां पर किया गया। यह समिट वाणिज्य सीआईआई डीपीआईटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। समिट का मुख्य उद्देश्य था कि व्यापार में जो हमारा निवेश जो है, प्रौद्योगिकी जो है और बदलते वैश्विक भू आर्थिक परिदृश्य में भारत की भूमिका को आगे बढ़ाना। यह समिट भारत को वैश्विक निवेश हब बनाने और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुति करने के लिए भी कर रहा है। समिट का विषय है टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। इसकी थीम है नए वैश्विक आर्थिक वातावरण में भरोसे, तकनीकी नवाचार और रणनीतिक व्यापार गठबंधनों के महत्व को दर्शाती। यह जो टॉपिक है हमारा यूपीएससी के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है, जहां पर यह प्रश्न आएगा। क्योंकि हमारा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अगर देखें तो व्यापार निर्यात आयात में इसका इफेक्ट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता 77 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों की सहभागिता इस कार्यक्रम को एक वैश्विक मंच के रूप में उभारती हुई बनाती है, जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और साझेदारों को आकर्षित करता है। उपराष्ट्रपति का उपदेश। उपराष्ट्रपति ने भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, टेक ड्रिवन इकोनॉमी जो विकास मॉडल और निवेश अनुकूल वातावरण पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही आंध्र प्रदेश को निवेश हितैषी राज्य बता करके इसकी नीतियों की सराहना भी की है। आंध्र प्रदेश की नीति क्या है? जब से मुख्यमंत्री के रूप में एन चंद्रबाबू नायडू ने 10 सूत्रीय निवेश रणनीति प्रस्तुत की है और बताया कि पिछले 17 वर्षों में यूएसडी 20 बिलियन निवेश से 20 लाख रोजगार सृजित हुए। आगे चल करके आगे का लक्ष्य है कि यूएसडी 0.5 ट्रिलियन निवेश किया जाएगा, जिसमें 50 लाख रोजगार का सृजन होना है।
अच्छा, दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 10 वर्षों में यूएसडी 1 ट्रिलियन का हम निवेश करेंगे, ये इनका टारगेट है। लक्षित उद्योग कौन कौन से हैं? तो ड्रोन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एरोस्पेस है, सेमीकंडक्टर है, डिफेंस है, स्पेस है। ये सभी अगर आप देखेंगे तो ये मेक इन इंडिया और उभरते भारत के टेक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर इनमें कोई राज्य, कोई सरकार, कोई व्यापारी अगर निवेश करेगा तो निश्चित रूप से वहाँ नए रोजगार का सृजन भी होगा और वह उन्नति की ओर जाने वाला व्यापार भी होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़ करके स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पीड के साथ में बिजनेस किया जाए, इस मॉडल को लागू किया जा रहा है। इसमें रियल टाइम अनुमोदन, तेजी से प्रोजेक्ट क्रियान्वयन और टेक इंटीग्रेटेड प्रशासन शामिल है, जो शासन सुधार का एक उदाहरण माना जाता है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो भारत में निवेश वातावरण, केंद्र राज्य सहयोग मॉडल, उद्योग नीति और वैश्विक व्यापार, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्थव्यवस्था, भू आर्थिक अवधारणाएं, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और वैश्विक साझेदारी, स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवाचार एवं रोजगार का सृजन होना। अगली जो आपके सामने खबर मिलेगी वह महत्वपूर्ण है, स्टैटिक पॉइंट्स। तो अगर यूपीएससी के या वनडे एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उन स्टेट पीएससी वगैरह भी, तो उनकी दृष्टि से भी कौन कौन से टॉपिक से जहाँ से आएगा, तो 30वां CII पार्टनरशिप समिट कहाँ हुई 2026 की, तो वह विशाखापट्टनम। तिथि क्या थी, तो 14 से लगा करके 15 नवंबर 2025 को। राष्ट्र जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी रहे हैं। और इस वर्ष की थीम है टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड। हमें आयोजन का जो करता है उसमें है आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और उसके साथ 2 और हैं CII और DPIIT। चलिए अगली खबर की तरफ देखते हैं। थोक मुद्रास्फीति और गिर कर नकारात्मक क्षेत्र में कैसे पहुंची है, तो हमने देखी थोक मुद्रास्फीति की गहराई से नकारात्मक दायरे में जाकर के -1.21% दर्ज हुई, जो कि सितंबर के -0.13% से भी काफ़ी कम हुई है। लगातार गिरावट है, लगातार, एक शब्दों को नोट कीजिएगा, लगातार। आगे देखिए, यह निरंतर डिफ्लेशन की स्थिति को भी दर्शाता है। WPI क्या है, तो वह WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक स्तर में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह व्यवसायियों के बीच लेन देन वाली कीमतों को भी दर्शाता है। और CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अलग है, जो उपभोक्ता स्तर की कीमतों को भी मापने का कार्य करता है। अगर बात करें हम अक्टूबर 2025 की WPI में, तो -1.21% रहा, जो फूड इंडेक्स लगातार दूसरे महीने -5.00% पर रहा है। प्राथमिक लेख में अगर बात करें तो -6.18% है, ईंधन और बिजली में -2.55 है। निर्मित उपभोक्ता की महंगाई के कारण 1.94% सितंबर में 2.33 से कम है, तो यहाँ पर भी गिरावट है। अभी माइनस में नहीं गया लेकिन यहाँ भी गिरावट तो है। डिफ्लेशन क्यों हुआ, क्योंकि सब्जियों और अनाज की कीमतों में भारी गिरावट हुई, वैश्विक कच्चे तेल के दामों में कमी आ रही है, ईंधन, बिजली और खनिज तेल की कीमतों में नरमी, बेसिक मेटल्स और निर्मित उत्पादों की कमजोर अंतर्राष्ट्रीय मांग। यह दर्शाता है कि आपूर्ति और उत्पादन दोनों स्तरों पर दबाव कम है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उत्पादन लागत में कमी आएगी, कंपनियों पर लाभ मार्जिन पर दबाव बनेगा, कमजोर मांग का एक संकेत होता है। RBI के लिए मौद्रिक नीति निर्णय असमान है, मूल्य स्थिरता के लक्ष्य की दिशा में प्रगति हुई है। खुदरा मुद्रास्फीति CPI का मूल्य अगर देखें तो अक्टूबर 2025 में CPI गिर करके 0.25% रह गया है। वहीं WPI और CPI दोनों में गिरावट इंगित करती है कि अर्थव्यवस्था में एक व्यापक मूल्य दबाव कम हो रहा है। उपभोक्ता और उत्पादों को दोनों को राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर के
डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड जारी है, इसकी वजह से कुछ न कुछ और गिरावट होने की संभावना है। WPI बनाम CPI में अंतर, तो यहाँ पर अंतर यह है कि डिफ्लेशन और इसके प्रभाव जो GS पेपर 3 में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद में खाद्य मुद्रास्फीति की भूमिका क्या है वहाँ से पूछा जाएगा। तेल की कीमतों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की वजह से उसके संकेत हैं उसका क्या इफेक्ट है। अगर बात करें हम स्टैटिक्स पॉइंट्स की, अगर बात करें UPSC प्रीलिम्स या स्टैटिक PSC की प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से, तो WPI का अक्टूबर 2025 में जो लगातार गिरावट हुई उसमें कितना प्रतिशत की है, तो -1.21%। फूड इंडेक्स -5.00%। प्राथमिक लेख -6.18% और ईंधन एवं बिजली -2.55%। निर्मित उत्पादन में अगर बात करें तो 1.54%, जो कि पिछली बार से 2.33% से कम है। CPI अक्टूबर 2025 में 0.25% है और इससे पहले यह कितना था, तो यह गिरावट दर्ज इसमें भी की गई। अगला इंडेक्स है आपके सामने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जो कि भारत के 25वें स्थान पर, सिंगापुर फिर से सूची में शीर्ष स्थान पर विराजमान है। हेनले इंडेक्स 2025 जो जारी हुआ है उसमें भारत 199 पासपोर्टों को उनकी वीज़ा फ्री पहुंच के आधार पर रैंक करता है, उसमें रैंकिंग की गई। यह IATA की एक विशेष डेटा पर आधारित विश्व का सबसे मान्यता प्राप्त यात्रा स्वतंत्रता सूचकांक है। इसमें भारत 85वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन, तो वही सिंगापुर पुनः पहले स्थान पर है। यह इंडेक्स यह मापता है कि किसी देश के पासपोर्ट कितने देशों में बिना, मतलब किसी देश के जो पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल पहुंच मिलती है, केवल पासपोर्ट से जा सकते हैं। किसी देश की वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह किसी देश की कूटनीतिक प्रभावशीलता, द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक प्रतिष्ठा का दर्पण माना जाता है। अगर बात करें 2025 में कौन सा देश कहाँ है, किस स्थिति में है, तो यहाँ पर आपका 2025 में जो पहले स्थान पर है वह सिंगापुर है। 193 देशों में वहाँ के नागरिक क्या कर सकते हैं, गंतव्य घूम सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर 190 देशों में यात्रा कर सकते हैं दक्षिण कोरिया के नागरिक। जापान के जो तीसरे नंबर पर हैं जापान, वह 189 देशों में वहाँ के नागरिक क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। एशिया की यह कूटनीतिक सफलता दिखाती है और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरती हुई भी लगातार शीर्ष देशों में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। यूरोपीय देशों की सामूहिक मजबूती में अगर बात करें तो यूरोपीय संघ और शेंगन क्षेत्रों के कारण EU देशों को व्यापक वीज़ा फ्री पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे वे शीर्ष टॉप 10 में समूह के रूप में मजबूती से बने हुए हैं। अमेरिका का गिरता स्तर सबसे बड़ी बात है। आपका प्रश्न यहाँ से आएगा कि अमेरिका पहली बार टॉप 10 से बाहर हुआ है क्योंकि वहाँ की वीज़ा की नीतियाँ परिवर्तित हुई हैं। बाहर होकर मलेशिया के साथ 12वें स्थान पर है। मलेशिया के साथ सह रैंकिंग बना रहा है। यह वैश्विक यात्रा नीतियों में हुए बदलते रुझानों, ग्लोबल ओपननेस गैप को दर्शाता है और इसी के कारण इसकी स्थिति में गिरावट आई है। भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत 2024 में 80वें स्थान पर था, जहां से वह गिर करके 2025 में 85वें स्थान पर आ गया, यानी कि 5 स्थान की गिरावट भारत में भी हुई है, स्थान पर आ गए हैं। भारतीय पासपोर्ट धारकों को केवल 57 देशों में वीज़ा फ्री यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा मिलती है। यह गिरावट वैश्विक गतिशीलता और भारत की चुनौती को उजागर करता है कि भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां भारतीय नागरिकों को समक्ष कितनी है। अभी भी भारत की रैंकिंग क्यों गिरी? द्विपक्षीय वीज़ा समझौतों की धीमी गति, खाड़ी और एशियाई देशों की तेज कूटनीतिक प्रगति की तुलना में भारत की धीमी प्रगति, विकसित देशों द्वारा वीज़ा नियमों का सख्त होना और वैश्विक सुरक्षा और माइग्रेशन नीतियों का प्रभाव भी। बात करें अगर इससे
स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ने के बावजूद उसकी पासपोर्ट पावर उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही है, बल्कि और गिरावट दर्ज कर रही है। ये चिंतनीय है, मननशील बात है कि हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का महत्व। यह किसी देश की विदेश नीति की सफलता, सॉफ्ट पावर और द्विपक्षीय संबंधों का संकेत है। मजबूत पासपोर्ट पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और आपातकालीन यात्रा में महत्वपूर्ण लाभ देता है। यह वैश्विक ट्रस्ट और साझेदारियों को का मापक भी है। यूपीएससी की अगर दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर आपको जो पासपोर्ट देशों की वैश्विक गतिशीलता का तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से आपको यूपीएससी में जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में विश्लेषण करने वाले प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, टिप्पणी करने वाले प्रश्नों से इसको जोड़ा जाएगा। कूटनीति बनाम आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि रैंकिंग में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक सुरक्षा, अप्रवासन नीति और विदेश संबंधों की वास्तविक स्थिति को भी दर्शा रहा है। प्रीलिम्स के लिए देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 तो किसके द्वारा जारी किए हैं? HPI। डेटा का स्रोत क्या है? IATA। शीर्ष जो पासपोर्ट पर शीर्ष पर कौन है रैंकिंग में? तो वह है सिंगापुर। भारत 85वें स्थान पर। भारत की पहुंच 57 देशों तक भारत के नागरिक जा सकते हैं और इंडेक्स का दायरा 199 देशों तक है, जिसमें गंतव्य स्थान है 227 गंतव्य। रुझान है एशियाई देशों का उभार, पश्चिमी देशों की ओपननेस की नीति के कारण उनके यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई। जनजातीय गौरव दिवस 2025 भगवान बिरसा मुंडा और भगवान जो भारत की जनजातीय विरासत का सम्मान माना जाता है, यह 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और जनजातीय गौरव वर्ष 2025 से 2024 से लगाकर 2025 से जुड़ा है। इसका उद्देश्य भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान देता है। बिरसा मुंडा जी का इतिहास। बिरसा मुंडा 1875 से 1900 मुंडा जनजाति के एक प्रभावशाली नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने धरती आभा कहा जाता है, उन्हें धरती आभा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिशों के दमनकारी वन कानूनों, मिशनरियों के प्रभाव और जमींदारी शोषण के खिलाफ व्यापक रूप से चेतना जगाई और लोगों को एकजुट करके आंदोलन किया है। बिरसा ईट पंथ और सामाजिक सुधार। बिरसा ने बिरसाइट आंदोलन की शुरुआत की, जिसने जनजातीय पहचान को पुनर्जीवित करने का भी अभियान चलाया। इसके उद्देश्य थे शराबबंदी, टोकन टनाका यानी काला जादू का विरोध किया गया, नैतिकता और समुदाय आधारित अनुशासन को बढ़ावा देना, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया है। उल गुलान यानी कि महाविरोध 1899 से लगा करके 1900 के समय हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक जनजातीय विद्रोह था जिसका उद्देश्य था खोए वन अधिकारों को पुनः प्राप्त करना, ब्रिटिश शासन द्वारा और जमींदारी व्यवस्था को चुनौती देना, जनजातीय स्वशासन की स्थापना करना। और यह आंदोलन भारत की जनजातीय प्रतिरोध इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। मृत्यु और विरासत। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल में रखा गया, जहां 1900 में मात्र 25 वर्ष की आयु में रहस्यमयी मृत्यु हो गई है। 25 वर्ष की उम्र में, सोचिए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो कि रांची में है, बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। वे आज भी जनजातीय गर्व, पहचान और अधिकार संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। सोचिए 25 वर्ष की उम्र में जहां हम लोग आजकल तैयारी में लगे हैं, उन्होंने अपने जीवन को ही दे दिया था, समर्पित कर दिया देश के नाम। जनजातीय गौरव वर्ष 2024 से लगाकर 25। भारत सरकार ने जनजातीय समाज की संस्कृति, ऐतिहासिक योगदान और संघर्ष परंपरा को
राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित करने के लिए 2024-25 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया है। 2024 से लगा करके 25 तक का जो हुआ। देश भर में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 के बीच राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा इसका आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक उत्सव और जनजातीय भाषाएं जो हैं भाषा कार्यशालाएं, जनजातीय नायकों पर सिंपोसियम, फोटो प्रदर्शनी और इतिहास आधारित प्रदर्शनियां, विद्यालयी और सामुदायिक कार्यक्रम सक्रिय रूप से आयोजित किए गए। इसमें गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों के ने विशेष रूप से भाग लिया और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। आगे दिया है कि 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जो कि सांस्कृतिक पुनर्स्थापन का प्रयास है। देश भर में 11 प्रमुख जनजातीय संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें रांची में स्थित है बिरसा मुंडा, रायपुर में वीर नारायण सिंह, जबलपुर और छिंदवाड़ा राजा जयशंकर शाह और बादल भोई, गोवा, गुजरात, केरल, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना ये संग्रहालय हल्बा विद्रोह, सरगुजा आंदोलन, भूमकल क्रांति जैसे कई भूले बिसरे जनजातीय आंदोलनों को संरक्षित करते हैं। सरकारी डिजिटल पहले और जनजातीय ज्ञान के लिए तकनीक ज्ञान, तो जनजातीय ज्ञान, भाषाओं और परंपराओं को संरक्षित करने हेतु सरकार के द्वारा कई डिजिटल परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें है आदि संस्कृति, आदि वाणी, ट्राइबल डिजिटल रिपोजिटरी और ओरल लिटरेचर प्रोजेक्ट, जिसमें आदि संस्कृति जो है वह जनजातीय कला और इतिहास पर आधारित शैक्षणिक मंच है। आदि वाणी में अगर बात करें तो जनजातीय भाषाओं के लिए एआई आधारित अनुवाद उपकरण। ट्राइबल डिजिटल रिपोजिटरी में अगर बात करें तो जनजातीय ज्ञान और अनुसंधान का डिजिटली भंडारण किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ओरल लिटरेचर प्रोजेक्ट लोक कथाओं, उपचार और पद्धति की जो उनकी कृषि पद्धति परंपरा हैं उनको संरक्षण देना, ताकि वे भविष्य में भी आगे भी इस तरीके से कार्य कर सके। भविष्य हेतु विश्लेषण, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 1 से जुड़ रहा है, जीएस पेपर 2 से और एथिक्स से भी जुड़ेगा। इसके बाद में अगर बात करें तो प्रीलिम्स में तो हर एक जगह से प्रश्न बनेगा। दिवस के जनजातीय प्रतिरोध, इतिहास की पुनर्स्मृति का माध्यम, सरकार की जनजातीय कल्याण नीतियाँ, सांस्कृतिक पुनर्स्थापन और सामाजिक न्याय प्रयासों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल भी बनेगा और जनजातीय आंदोलनों का अध्ययन करने का एक अवसर भी पाया जाएगा। बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में दिवस 15 नवंबर को गौरव वर्ष, जनजातीय गौरव वर्ष कौन सा वर्ष घोषित किया गया, तो वर्ष 2024-25 जो किसके उपलक्ष्य में, तो भगवान बिरसा मुंडा जी के। कितने वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 25 वर्ष, रहस्यमय रूप से। उपाधि धरती आभा के नाम से भी इनको जाना जाता है। धरती आभा किसका नाम है, बिरसा मुंडा जी का। उल गुलान नामक इनका आंदोलन फेमस रहा सबसे। और डिजिटल पहले संस्कृति, आदि वाणी, ट्राइबल रिपोजिटरी प्रमुख है। और संग्रहालय कितने हैं, 11 संग्रहालय खोले जाने की बात है। दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में हुआ निधन। कामिनी कौशल भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की दिग्गज अभिनेत्री व अभिनेत्री का 98 वर्ष की आयु में निधन होता है। वे चुनिंदा कलाकारों में शामिल थी जिन्होंने 1940 के दशक से लेकर आधुनिक फिल्मों तक 7 दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रूप से भारतीय फिल्म जगत में चरित्र वर्णन को प्रभावित किया है। चलिए जनाब बात करते हैं इनके बारे में। सिनेमा में प्रवेश, वर्ष 1946 में नीचा नगर से पदार्पण किया, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यह फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और जीतने की वाली पहली भारतीय फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान को सुदृढ़ करने और कामिनी कौशल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई। नीचा नगर के बाद दो भाई 1947, शहीद 1948 जैसी फिल्मों में उन्होंने मजबूत, संवेदनशील और स्वाभाविक स्त्री चरित्रों को नया आयाम दिया। उनका अभिनय उस दौर में
महिला पात्रों की बदलती सामाजिक छवि को भी प्रस्तुत करता है। बात की जाए अगर स्वर्णिम युग के प्रमुख अभिनेत्री की, तो उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अशोक कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया है। 1940 से 50 के दशक में वे मुख्य धारा फिल्मों में लोकप्रियता के शीर्ष पर रही हैं और महिला कलाकारों के लिए पेशेवर अनुशासन एवं अभिनय की विश्वसनीयता का नया मानक स्थापित किया। चरित्र जो भूमिका की और परिवर्तन, 1960 के दशक के बाद उन्होंने अपनी अभिनय यात्रा को बहुआयामी बनाते हुए चरित्र भूमिकाएं निभाई। अर्जू गोदान जैसे फिल्मों में नई छवि गढ़ी। आधुनिक दौर में कबीर सिंह 2019 में और लाल सिंह चड्ढा 2022 में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो उनके लंबे करियर की निरंतरता का प्रमाण है। सोचिए 2024 में जिनका निधन हो रहा है, 2022 में यानी कि 98 वर्ष में मर रहे हैं, डेथ हो रही है, 3 माइनस कर लीजिए यानी कि 95 वर्ष की उम्र में भी वे भूमिका निभा रही है लाल सिंह चड्ढा वाली मूवी में। अभिनय दर्शन और कार्य संस्कृति। कामिनी कौशल अपने अनुशासित कार्यशैली, गहन तैयारी और निर्देशन की दृष्टि को सम्मान देने के लिए जानी जाती थी। वे समय के साथ स्वयं को अपडेट करने और नए सिनेमा शैलियों को अपनाने और विश्वास रखती थी। उनका कथन था, समय के साथ बदलो पर मूल्यों से समझौता कभी मत करो। उनके पूरे करियर को परिभाषित कर देता है। भारतीय सिनेमा में योगदान। वे स्वतंत्रता उपरांत यथार्थवादी सिनेमा 1950 से 60 में के मेलो ड्रामा और आधुनिक फिल्मों तीनों युगों को जोड़ने वाली एक दुर्लभ कलाकार थी, जो महिला पात्रों की गरिमा के साथ संवेदनशीलता और दृढ़ता को उन्होंने मुख्य धारा वाले जो मूवीज हैं, फिल्मों में प्रतिष्ठित किया है, प्रसिद्धि दिलवाई है। सांस्कृतिक महत्व क्या क्या है उनका, तो ये उनकी जो विरासत है केवल अभिनय तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने सामाजिक यानी कि समाज में जागरूकता का काम किया, सांस्कृतिक संरक्षण की बात की है और कला की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने का भी उन्होंने प्रयास किया है। भारतीय सिनेमा में स्त्री प्रतिनिधित्व को नई दिशा देने में उनका योगदान यूपीएससी के कला एवं खंड में अध्ययन योग्य है। करियर की प्रमुख विशेषता। 70 वर्ष से अधिक वर्ष नीचा गांव में इन्होंने जो पदार्पण किया। कांस, पाम, डी और विजेता। प्रमुख फिल्में दो भाई, जिद्दी, शहीद, अर्जू गोदान। सह कलाकार दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, देवानंद। आधुनिक फिल्मों में अभिनय कबीर सिंह जो कि 2019 में, लाल सिंह चड्ढा 2022 में। निधन के समय आयु 98 वर्ष। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग को परिभाषित करने वाले कलाकार के रूप में इसको जाना जाता है। यूपीएससी में अगर बात करें तो ये जो मूवी है नीचा गांव, इसके बारे में पाम डी और की ऐतिहासिक उपलब्धि वाली बात कर लीजिए आप। भारतीय सिनेमा और संस्कृति से जुड़ा हुआ, कला संस्कृति जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं इसलिए भी, और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद और आधुनिक मूवी में एक साथ समाहित की हुई है। अगली खबर है बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में एनडीए की भारी जीत, भाजपा बनी सबसे भारी पार्टी, आप सभी को पता ही है। बिहार विधानसभा चुनाव में परिणामों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिसमें 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 202 सीट पूर्णतः जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत हासिल किए हैं, जो राज्य की राजनीति की दिशा में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। नीतीश बबुआ फिर से बनेंगे 10वीं बार शपथ धारक। एनडीए की जीत ने भाजपा और जदयू की संयुक्त राजनीतिक रणनीति को मजबूती प्रदान की। भाजपा 89 सीटों के साथ, 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं जदयू 85 सीटें गठबंधन की मजबूती को और दर्शा रही है। विपक्ष आरजेडी प्लस एनआईसी इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल 34 सीटों पर सिमट गई, जो उनकी राजनीतिक प्रभावशीलता में भारी गिरावट का संकेत है।
भाजपा का नेतृत्व और चुनावी संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की जीत को बताया है और कहा कि बिहार ने जंगल राज की राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने माई फार्मूला, महिला प्लस युवा को जीत का मुख्य कारण बताया, जो एनडीए के सामाजिक आधार में बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। महिला मतदाताओं की ऐतिहासिक भूमिका। चुनाव का सबसे अहम पहलू रहा 71.6% महिला मतदान का रहना, जो बिहार के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक रहा है। राज्य की मतदाता संख्या में महिलाएं लगभग आधी हैं। उनके लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं, आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा, छात्रवृत्ति सीधे राजनीतिक लाभों में परिवर्तित हुई हैं। यह परिणाम महिला सशक्तिकरण आधारित राजनीति के उभार को भी दर्शा रही। युवा वोटर। बिहार की बड़ी युवा आबादी ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई। रोजगार, कौशल विकास, डिजिटल अवसंरचना और स्टार्टअप अवसरों जैसे मुद्दों ने युवा मतदाताओं को एनडीए की ओर आकर्षित किया है। युवा नीति केंद्रीय अभियानों ने राजनीतिक लाभ दिलाया। गठबंधन राजनीति का नया स्वरूप। भाजपा, जदयू और लोजपा का गठबंधन अब बिहार में सबसे स्थिर राजनीतिक संरचना के रूप में उभरा है। यह परिणाम क्षेत्रीय दलों और जातीय समीकरण को आधारित पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़ते हुए नए राजनीतिक पैटर्न को दर्शा रहा है। महागठबंधन में गिरावट। आरजेडी में क्योंकि और कांग्रेस का संयुक्त प्रदर्शन कमजोर होता चला गया है। यह बदलाव संकेत करता है कि केवल जातीय समीकरण अब निर्णायक नहीं है, बल्कि जन विकास, कल्याण योजनाएं, प्रशासनिक स्थिरता और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों में भी प्राथमिकता प्राप्त की है। नेतृत्व में परिवर्तन। विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के लिए अंतिम बड़े चुनाव में से एक हो सकता है। दोनों वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से पीछे हट सकते हैं, जिससे नए नेतृत्व का उदय संभव है। बिहार की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत दिखती है। शासन व नीति पर व्यापक प्रभाव। प्रचंड बहुमत के बाद राज्य में नीति निर्माण, प्रशासनिक स्थिरता, आर्थिक सामाजिक सुधार और अवसंरचना विस्तार के लिए मजबूत वातावरण तैयार होगा। लोकमत में बदलाव दर्शाता है कि सरकार से सुशासन, सुरक्षा और कल्याणकारी कार्यक्रमों की अपेक्षा और बढ़ेगी। अगर बात करें यूपीएससी की दृष्टि से और अन्य स्टेट पीएससी की दृष्टि से आईएमपी थोट तथ्य, तो सीटें कुल कितनी विधानसभा की 243 सीट से हैं। कितना बहुमत का आंकड़ा कितना 122 सीट चाहिए, लेकिन 2025 में संभावित मुख्यमंत्री अभी कंफर्म नहीं हुए। 2025 के बिहार राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अरलेकर। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, और बीपीएससी देने वाले इस नाम को याद कर लेना, ये बहुमत का आंकड़ा याद कर लेना। और जो बहुमत में भारी जो जीत दर्ज की गई, कितनी सीटों से दर्ज की गई है? 202। और अगर नीतीश कुमार जी अगर सीएम बनते हैं, वैसे तो बनना यही है, तो ये कौन से सीट से चुनाव लड़े हैं वो याद रख लेना, ठीक है। कुल सीटें कितनी है? 243 है। यहाँ से प्रश्न आना है, बड़े वोटिंग में भागीदारी किनकी रही? तो महिलाओं की लगभग कितने प्रतिशत? 71% लगभग इनकी रही है। और युवाओं की वोटिंग की ऐतिहासिक रही है। इतिहास में, बिहार के इतिहास में ये बड़ी भागीदारी मानी गई। चुनावी संदेश। कल्याणकारी राज्य, सुशासन, सामाजिक न्याय के नए आयाम और राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका में भाजपा को मजबूती, एक केंद्रीय नेतृत्व मिल गया है। राज्य स्तरीय गठबंधन की रणनीति में भी मजबूती मिली। यूपीएससी की दृष्टि से जो राजनीति में गठबंधन युग की समझ विकसित हुई है, महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है, तो ऐसे महिला सशक्तिकरण से भी ये प्रश्न जोड़ के पूछ सकता है। बिहार की सामाजिक आर्थिक संरचना और चुनावी व्यवहार का अध्ययन, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है प्रश्न, ओडिशा के 2 जो समुद्र तटों को मिली अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन 2025-26 का प्रमाण पत्र। ओडिशा के सुनापुर बीच और पुरी गोल्डन बीच को 2025-26 के लिए पुनः प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है।
सुनापुर को लगातार तीसरी बार मिल रहा है, वहीं पुरी को लगातार 7वीं बार यह वैश्विक इको लेबल सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है। तो पुरी को 7 टाइम और सुनापुर को तीसरी बार। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की स्वच्छता, सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता वाली पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली और सतत पर्यटन मानकों को दर्शाती है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन का महत्व। ये जो फ्लैग है डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा जारी किया जाता है। उसके द्वारा दिए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसे पाने के लिए तटीय क्षेत्रों को पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े 33 कठोर मानकों का पालन करना होता है। कितने? 33 कठोर नियम है। यह प्रमाणन उन देश के तटीय प्रबंधन की क्षमता, पारिस्थितिकी संरक्षण और पर्यटन प्रबंधन की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। आगे बढ़िए। भारत की स्थिति 2025-26 के कुल 13 समुद्र तट ब्लू फ्लैग सूची में शामिल है, जिनमें से 12 को पूर्ण प्रमाणन प्राप्त हुआ है और पुडुचेरी के ईडन बीच को शर्तीय मान्यता प्राप्त हुई है। सुनापुर और पुरी दोनों को पूर्ण प्रमाण मिला है, जो भारत के सतत तटीय पर्यटन प्रयासों को मजबूती प्रदान करता है। सुनापुर बीच की उपलब्धि। सुनापुर बीच, जिसे गंजाम, जो कि गंजाम जिले में स्थित है, को लगातार तीसरी बार यह मान्यता मिली। यह स्वच्छ रेत, शांत वातावरण और बहुड़ा नदी, बंगाल की खाड़ी के संगम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नियमित कचरा ऑडिट, समुदाय आधारित संरक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण और इको फ्रेंडली डिजाइन इसके उच्च मानकों का आधार है। स्थानीय ग्रामीण जो समुदायों की सक्रिय भागीदारी इसकी मुख्य सफलता मानी जा रही है। पुरी गोल्डन बीच की उपलब्धियां। पुरी गोल्डन बीच को लगातार 7वीं बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तीर्थ और पर्यटन केंद्र, जो पर्यटन केंद्र होने के बावजूद यहाँ उच्च स्तर की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। समर्पित स्नान क्षेत्र, प्रशिक्षित लाइफ गार्ड, स्वचालित कचरा निस्तारण प्रणाली और पर्यटकों के लिए सुरक्षित परिवेश इसे वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाते हैं। बात करें अगर सतत पर्यटन और स्थानीय भागीदारी का महत्व की, तो दोनों तटों पर सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय समुदायों, ग्राम समितियों और जिला प्रशासन ने मिलकर कार्य किया है। सुनापुर और पुरी दोनों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित कचरा जो प्रबंधन, इको शिक्षा केंद्र, व्हील चेयर अनुकूलन मार्ग, सुरक्षा निगरानी और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध हैं। यह मॉडल जो दिखा रहा है कि भैया ग्राम पंचायत या गांव के लोगों के साथ में ग्राम आधारित तटीय संरक्षण एक सफल परीक्षण है, क्योंकि गांव के लोग अगर खुद ही वहां एक्टिव होकर स्वच्छता कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर वो लोग एक्टिव होकर के कार्य कर रहे हैं। भारत के तटीय नीति पर प्रभाव। ब्लू फ्लैग प्रमाणन भारत की सतत तटीय प्रबंधन नीति है, जो वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करती है। यह देश के ब्लू इकोनॉमी कार्यक्रम, तटीय पर्यटन रणनीति और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह उपलब्धि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी मजबूती प्रदान करती है। आगे अगर बात करें पर्यावरण शासन की दृष्टि से महत्व, तो ये प्रमाण पत्र मिलना ही ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर भारत अपने तटीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है, अपशिष्ट का सही से मैनेजमेंट प्रबंधन करता है और सुरक्षा प्रोटोकॉल, इको लिटरेसी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है, जो कि यूपीएससी के संदर्भ में यह पर्यावरण शासन, सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी और समुदाय आधारित संरक्षण को भी उत्कृष्ट केस के रूप में दिखा रहा है। यूपीएससी के पर्पज से अगर बात कर लें तो ब्लू फ्लैग कार्यक्रम फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा इसका संचालन किया जाता है। जल गुणवत्ता, सुरक्षा, कचरा प्रबंधन,
पर्यावरण शिक्षा कुल 33 पैमाने हैं। भारत के ब्लू पे जो फ्लैग बीच 2025-26 में कुल 13 हैं, जिसमें 12 पूर्ण प्रमाणित हैं। सुनापुर बीच लगातार तीसरे वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है। अगर बात करें पूरी गोल्डन बीच की तो लगातार 7वें वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है। वहीं सुनापुर स्थान गंजाम जिला बहुड़ा नदी बंगाल की खाड़ी संगम में जा करके हैं, वहाँ पर स्थित है। यूपीएससी में बात कीजिएगा तो यह पर्यावरणीय प्रमाण पत्र किसके द्वारा, संस्था का नाम, टूरिज्म के क्षेत्र में, और भारत का जो तटीय नीति, जल प्रबंधन और सुरक्षा मानक कौन कौन से उससे जुड़ा। इसके बाद में इन्वायरमेंट से जुड़ा है, पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आएगा। निबंध और केस स्टडी में भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर उभर करके आया है पूरे विश्व में। वैश्विक पायदान भारत अब विश्व का छठे नंबर पर सबसे बड़ा पेटेंट फाइल करने वाला देश बन गए हैं। यह घोषणा कौन कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा की जा रही है। कुल आवेदन में देश में अब तक 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए। घरेलू भागीदारी दाखिल किए गए आवेदनों में 55% से अधिक भारतीय निवासियों द्वारा किए गए। यह दर्शाता है कि नवाचार की शक्ति अब विदेशी संस्थाओं के बजाय घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है। इनोवेशन इंडेक्स सुधार में भारत की रैंकिंग 81 से बढ़कर के 38 हो गई है। अच्छे से हमने उपलब्धि पाई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 81वें नंबर पर थे और 38वें नंबर पर आ गई। यह प्रगति देश के समग्र नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की वैश्विक विश्वसनीय स्थिति को मजबूती प्रदान करती है। और ये जो इंडेक्स, इसको सरकार बड़ा चढ़ा करके लाएगी। नवाचार में वृद्धि के कारण भारत में पेटेंट प्रदर्शन इस उछाल के बीच निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत और पारिस्थितिकी जो नीतिगत परिवर्तन किए सरकार ने, उसी का परिणाम है। बात की जाए स्टार्टअप इंडिया की, जैसे सरकारी पहलों ने और जो इनके कारण फंडिंग, मेंटरशिप और सरल अनुपालन शामिल होने के कारण स्टार्टअप इंडिया आगे बढ़ पाया। स्टार्टअप्स को नवाचार को केवल विचार न मानकर पंजीकृत बौद्धिक संपदा में बदलने के लिए प्रेरित किया गया है। सरकारी नीतियों का सरलीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया है, जिससे आवेदन शुल्क कम हुआ और प्रक्रिया समय जो है उसकी में भी कटौती हुई। एक कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप भी है। और अब धीरे धीरे जैसे आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये भी मॉडल आएगा। कौशल विकास पर जोर, स्किल इंडिया पर ध्यान दिया गया है। पारंपरिक शिक्षा के बजाय अनुप्रयुक्त विज्ञान और कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और आने वाली युवा पीढ़ी को आप देखिएगा, वे रोज खुद को, ऐसा नहीं है कि वे रोजगार नहीं चाहते हैं, उनको चाहते हैं, लेकिन वे खुद स्किल हो, उनकी स्किल होने के कारण, उनके अंदर कौशल होने के कारण उनको प्रायोरिटी दी जाए। यह गैर डिग्री धारक नव प्रवर्तकों को भी तकनीकी विकास में योगदान देने का अवसर देता है, जो समावेशी नवाचार को दिखाता है। पेटेंट को आर्थिक संपत्ति, सरकार और उद्योग जगत में अब पेटेंट को केवल एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक मूल्य, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखते हैं। भारत के लिए निहितार्थ, यह उपलब्धि भारत के राष्ट्रीय नीतिगत लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करती है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे घरेलू नवाचारों में वृद्धि दर्ज की जाएगी और इनको मजबूती मिलेगी। इससे भारतीय पेटेंट का मतलब है हमारे स्वदेशी तकनीक पर निर्भरता जो है बढ़ रही है स्वदेशी पर, और विदेशी पर कमी हो रही है। पेटेंट विनिर्माण और उत्पादन की स्वदेशी क्षमता की बढ़ती मांग, उपभोक्ता 2 मिनट, उपभोक्ता से निर्माता तक परिवर्तन। यह प्रवृत्ति दर्शाते हैं कि भारत अब केवल विदेशी तकनीक का उपभोग करने वाला नहीं है, उसका उपभोक्ता नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, बल्कि वैश्विक बौद्धिक संपदा का निर्माण करने वाला निर्माता और योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है, क्रिएटर के रूप में उभर रहा है।
ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी, आईपीआर की संख्या में वृद्धि एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ स्पष्ट बदलाव दिखाई पड़ रहा है। ये संकेत है कि भारत अब नॉलेज्ड इकोनॉमी भी बन रहा है, जहां भविष्य का आर्थिक विकास भौतिक संसाधनों के बजाय मानव पूंजी और विचारों पर आधारित होगा। वैश्विक विश्वसनीयता में वृद्धि, जीआईआई रैंक में सुधार, शीर्ष 6 पेटेंट फाइलदारों में भारत का शामिल होना, यह भारत की वैश्विक तकनीकी और नवाचार मंचों पर अधिक विश्वसनीयता और सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करेगा। यूपीएससी की दृष्टि से भारत का स्थान 6वें स्थान पर है, सबसे बड़ी उपलब्धि। इसके बाद में जीआई रैंकिंग में सुधार, मजबूत और कुशल नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के कारण परिपक्वता का माहौल बन रहा है। ये सारे सुधार दिखाते हैं कि भारत को 21वीं सदी में एक विश्व गुरु के रूप में खासकर ज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना है। चलिए अब वन लाइनर फैक्ट जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, रैपिड फायर रिवीजन करेंगे फास्ट। जो है 23वां सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किए गए हैं। अक्टूबर 2025 में भारत का डब्ल्यूपीआई जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितना दर्ज किया गया है? तो ये गिरावट के साथ में -1.21% का दर्ज की गई है। ये लगातार गिरावट है दूसरी बार। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर का है। दूसरे पर दक्षिण जो कोरिया है और तीसरे पर जापान है। भारत 85वें स्थान पर है। जनजातीय इतिहास संरक्षण के लिए सरकार कितने संग्रहालय स्थापित कर रही है? तो 11 संग्रहालय स्थापित कर रही है। याद रखना इसमें, क्योंकि ये 150वीं जयंती मनाई। और जनजातीय गौरव वर्ष कौन सा है? तो 2024-25 वाला। कामिनी कौशल की पहली फिल्म कौन सी थी जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और पुरस्कार जीता था? तो नीचा नगर जो है इस नाम से फिल्म थी उनकी, उसमें जीता था। अच्छा, उनकी 98 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हुई। 2022 में उन्होंने जो है अभी मूवी बनवाई थी, उसमें भागीदार हुए हैं। 2022 में भी इन्होंने भागीदारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का मुख्य कारण किसे माई फार्मूला बताया है? तो माई फार्मूला में माई एम मतलब महिला, एम मतलब युवा, माई फार्मूला उनका ये था। ध्यान देना। ओडिशा के पुरी गोल्डन बीच को वर्ष 2025 के लिए लगातार कितनी बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो पुरी का है, पुरी का गोल्डन बीच है, तो ये 7वीं बार 7 टाइम्स हुआ है। 7 टाइम फेरे लगा दिए इन्होंने, 7 फेरों की कसमें खा ली हैं। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई रैंक में सुधार होकर कितनी हो गई है? तो 38वें स्थान पर आ गया है। बहुत अच्छी बात है, 81वें से 38 पर आ गया। चलिए ये रहे हमारे ऑब्जेक्टिव लेवल के प्रश्न। अब टू द पॉइंट बात करते हैं। तो 30वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किस शहर में किया? तो विशाखापट्टनम में किया है। 30वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 की मुख्य थीम क्या है? टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक्स ऑर्डर। अक्टूबर 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति नकारात्मक स्तर पर कितनी दर्ज की गई? तो -1.21%। अक्टूबर 2025 में खाद्य सूचकांक लगातार दूसरे महीने लगभग कितने प्रतिशत के आसपास नकारात्मक रहा है? तो -5%। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का रहा है? दक्षिण कोरिया का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है, जिसमें 2024 की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है? वह 85वें स्थान है। जनजातीय गौरव दिवस 2025 किस ऐतिहासिक नेता की 150वीं जयंती से जुड़ा है, जिन्हें धरती आबा के नाम से जानते हैं? तो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं। दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें
उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी और जीता था पुरस्कार, तो वह था नीचा नगर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में 243 में से कितनी सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया? तो 202 सीटें। नवीनतम घोषणा के अनुसार भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 से सुधर कर कितनी हो गई? तो 38वें स्थान पर आ गए हम। याद रखना, ये रही हमारी आज यानी कि 18 नवंबर 2025 के संपूर्ण करंट अफेयर। आप सभी ने इस क्लास को किया जिसमें हमने कवर किया है नेशनल इंटरनेशनल की सारी खबरें। ये आप में से जो भी भाई बंधु हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ नंदन आईएएस का पहली बार जुड़े हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने सारे सोशल मीडिया पर फैला दीजिए। आ गया नंदन आईएएस। अब इस बार 2026 में यूपीएससी करंट अफेयर के प्रश्न आउट नहीं होने चाहिए, पूरे पढ़े हुए कंटेंट में से आए, बाहर से ना आए, इसके लिए वह नंदन आईएएस के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए मिलेंगे अगले मजेदार वीडियो में। आपके लिए यहाँ से लेते विदाई। जय हिंद, जय भारत।